नमस्कार, मैं दिव्यम हूँ। हिंदुस्तान में सम्राट अशोक और औरंगज़ेब को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बिहार में ये बहस राजनीतिक पार्टियों के बीच दरार के रूप में भी सामने आ रही है। बीजेपी से जुड़े एक नाटककार ने सम्राट अशोक पर एक किताब लिखी और उसमें सम्राट अशोक को औरंगज़ेब के जैसा बताया। उस किताब पर उस नाटककार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसको लेकर के तमाम बहसें चल रही है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, सम्राट अशोक और औरंगज़ेब पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुमार परवेज़ जी मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार परवेज़ जी इतिहास में पीएचडी हैं। आज हम कुछ जानेंगे कि किस तरह से जो कुछ भी औरंगज़ेब और सम्राट अशोक को एक जैसा बताया जा रहा है एक खास विचारधारा के लोगों के द्वारा, वो कितना सही है। औरंगज़ेब को और सम्राट अशोक को एक जैसा बताया जा रहा है, क्या वाकई में वो एक जैसे थे? इसको आप किस रूप में देखते हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, मामला ये है ही नहीं, मामला बिल्कुल दूसरी है। आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है और ख़ास करके इतिहास को लेकर के शुरू से जो ऐतिहासिक तौर पर और आज़ादी के बाद जो हमारा इतिहास लेखन हुआ साइंटिफिक तरीके से तथ्यों के आधार पर, तो उससे उनको प्रॉब्लम है और वो पूरे इतिहास को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, अपने इतिहास से देखना चाहते हैं। उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्रवाद का, उसके अनुसार वो इतिहास का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। जबकि इतिहास से हम सबक लेते हैं, हर कोई जानता है, इतिहास का एक सामान्य छात्र भी जानता है कि हम इतिहास से सबक लेते हैं, अपने वर्तमान को सुधारते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन आरएसएस वाले ठीक इसका उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पहले पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, चूँकि उस दौर में ऑब्वियसली मुस्लिम शासक थे, तो उसको ये लोग अंधकार का युग कहते हैं, उसी को ये लोग गुलामी का दौर कहते हैं। तो बात केवल औरंगज़ेब की नहीं है, इनको पूरे मिडिल पीरियड से ही परेशानी है, दिक्कत है। लेकिन मामला अब केवल मध्यकालीन भारत तक का ही इनका नहीं सिमटा हुआ है, मामला और पीछे जा रहा है। क्योंकि जिस प्राचीन भारत को ये समझ रहे थे कि वो इनका कार्यक्षेत्र है, दरअसल उसमें भी अब इनको दिक्कतें हो रही हैं, कई सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और लगातार हुआ है। तो अब जब मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक थे इसलिए इनको परेशानी हो रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम थे। उन शासकों ने क्या किया, ये शासक तो हर दौर में करते हैं। आज डेमोक्रेसी के दौर में जो शासक है वे क्या कर रहे हैं? 700 किसानों के ऊपर इन लोगों ने क्या किया? 700 किसानों की हत्या हुई। तो शासक तो क्रूरता करते हैं, लेकिन धर्म को केंद्र करके कि चूंकि वो उस धर्म के थे इसलिए क्रूरता हुई, ये इतिहास की बहुत ही गलत व्याख्या है। तो अब चीज़ें जो है प्राचीन काल में जाते हुए अशोक तक पहुंची है, क्योंकि अशोक भी हिंदू नहीं थे, अशोक बौद्ध थे, हर कोई जानता है। और मुझे लगता है कि यह जो नाटक आया है, ठीक है नाटक है, नाटक इतिहास नहीं होता है, लेकिन उसमें आप इतिहास के चरित्रों को उठाते हैं और इतिहास के चरित्रों को उठा करके आप कोई नाटक लिख ही सकते हैं। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन इसमें साफ साफ दिखता है और उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिलता है। तो ये सीधे तौर पर आरएसएस का जो पूरा इतिहास का प्रोजेक्ट है उसमें मेरे ख्याल से अशोक कहीं से फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जैन धर्म को संरक्षण दिया, आजीविकों को संरक्षण दिया, और कुल मिलाकर के आपको उस पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा, उस समय के भारत को समझना पड़ेगा जब जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हो रहा था और मगध एक शक्तिशाली शक्ति के बतौर सामने आया था। तो अशोक पर हमला जो है शायद इसलिए ही है क्योंकि उस समय बहुत सारे जो हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के खिलाफ जो आंदोलन थे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीवक, ये सारे के सारे आंदोलन वो बड़े महत्वपूर्ण थे। इसका जो प्रोजेक्ट है इसको समझा जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात वो बोलते रहे और बोलते हैं कि भारत भूमि हिंदुओं की भूमि है। तो पूरा मध्यकालीन भारत है, इससे उनको प्रॉब्लम है, अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम शासक ही थे ज़्यादातर। लेकिन
अब सवाल ये उठता है कि इनको प्राचीन भारत से क्यों दिक्कत हो रही है, अब मामला वहाँ क्यों पहुँच गया है। तब ये जाकर के आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है अब वो खुद सबके सामने ला रहे हैं और उसकी पोल खुल रही है, क्योंकि इनके हिंदू राष्ट्र में दरअसल ब्राह्मणवाद है, इस बात को समझना चाहिए। और भारत जैसे देश में सदियों सदियों से ब्राह्मण धर्म के पैरेलल कई धर्म हैं, बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, आजीवक धर्म था, द्रविड़ियन संस्कृति थी, ये सारी चीज़ें थी। और ये आर्य सुपरमेसी का जो सिद्धांत देते हैं गलत तथ्यों के आधार पर, यहाँ तक आरएसएस के सिद्धांतकार आजकल बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी आर्य सभ्यता का अंग था, द्रविड़ सभ्यता आर्य सभ्यता का अंग था। तो आप यही अपनी राजनीति के लिए, अपने हिंदू राष्ट्र का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसके लिए इतिहास की गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, निहायत गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे। ये पूरा का पूरा अभी आपने बताया कि किस तरह से इनके हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को वापस से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा सम्राट अशोक का संदर्भ है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक क्या वो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर के खिलाफ थे? वही मैं कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको उस समय के हिंदुस्तान को समझना होगा। आखिर 600 ईस्वी पूर्व में, 500 ईस्वी पूर्व में भारत में क्या हो रहा था? जनपद बन रहे थे, महाजनपद बन रहे थे, और वैदिक संस्कृति जो थी कर्मकांडी हो गई थी, और उसके खिलाफ पहला विद्रोह उपनिषदों में है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को हम कैसे देखते हैं? वो उसी ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे। आजीवक तो मतलब ब्राह्मणिज्म के पैरेलल भारत में भौतिकवाद की विचारधाराएं उसी वक्त से थी, और बुद्ध सबसे बड़े उसके प्रवर्तक बन करके सामने आए, महावीर बन करके सामने आए, जिन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया, है ना। और अशोक पर यह हमला क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य बन करके उभरता है। मगध के शासक पुष्यमित्र शुंग के पहले तक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं थे, वो निचली जातियों से थे, वैश्य थे। ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मत है कि वैश्य थे। अब अशोक के ज़माने में अशोक के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि अशोक के उस पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, है ना। और जो भारत अभी आप देखते हैं अफगानिस्तान तक और उधर आप बर्मा तक जो भारत देख रहे हैं, पहली बार राजनीतिक जो सूत्र है वो मौर्यों ने इस भारत को बांधा। कलिंग नहीं था, अशोक ने कलिंग को जीता। कलिंग युद्ध में जो हत्याएं हुई उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन क्या अशोक को भारत का इतिहास, दुनिया का इतिहास इसलिए याद रखेगा? बिल्कुल याद नहीं रखेगा, क्योंकि अशोक के ज़माने में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसके बाद आज तक भारत उस चरम तक नहीं पहुंचा है, मैक्सिमम था। लेकिन आप समझ लीजिए कि अशोक ने ब्राह्मण धर्म को तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने पहले ही कहा बौद्धिस्ट था, वैश्य था, है ना। और उस समय कोई मुसलमान नहीं थे, मुसलमान तो बाद में आए। तो मध्यकाल में तो मुसलमानों से लड़ेंगे, आधुनिक काल में ये जो है दलितों से लड़ रहे हैं, कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं, मुसलमानों से लड़ रहे हैं। लेकिन प्राचीन भारत में किससे लड़ेंगे? तो असुरों से लड़ रहे थे, द्रविड़ों से लड़ रहे थे, बौद्धों से लड़ रहे थे। अब मगध में उस समय साम्राज्य बन गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय बदलता है, उसको लगता है कि मार काट अच्छा नहीं है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि उसका यह जो हृदय परिवर्तन था उसको अशोक को उस जमाने में बात समझ में आ गई थी कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी संस्कृतियाँ, इतने लोग, तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की लिपियाँ, ऐसे देश में तलवार के बल पर शासन नहीं चलाया जा सकता, कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और इसलिए उसने धम्म की नीति लाई थी, उसकी बहुत व्यावहारिक नीति थी। वो पहला शासक आपको मिलेगा जिसमें समाज कल्याण, मतलब स्टेट जो है जन कल्याण को अपनी नीति बनाता है, कुएं खुदवाता है, सड़कें बनवाता है, ये सारे काम करता है जनता के लिए। और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अशोक बोलता है कि तलवार से नहीं चल सकता है। हालांकि वो अपनी सेना भी रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन वो धम्म यानी सांस्कृतिक विजय,
लोगों को जीतने का प्रयास, लोगों को समझाने का प्रयास, और इसके लिए वो सभी जगह अपने अभिलेख खुलवाता है और वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म को संरक्षण देता है। आपने कहा कि तलवार के दम पे जो बात कही कि अशोक ने ये माना कि तलवार के दम पे हिंदुस्तान पे राज नहीं किया जा सकता है, वो जो पूरा का पूरा संदर्भ है वो दौर है, राजाओं का दौर था। वाजिब सी बात है कि एक राजा दूसरे राजा के राज्य को अतिक्रमण करने के लिए, उसको जीतने के लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी। हिंदू धर्म के राजाओं के बीच भी लड़ाइयाँ होती थी, फिर मुसलमान आए तो मुसलमान हिंदू धर्म के बीच होती थी। वर्तमान सरकार क्या ये सचेत साजिश कहिए या ये जो कोशिश है सम्राट अशोक को नीचे दिखाने की, वो औरंगजेब से तुलना करके औरंगजेब और सम्राट अशोक को एक फ्रेम में सेट करने की, जो एक दौर में ये तमाम मुग़ल के नाम पर जो मुस्लिम शासक हिंदुस्तान में हुए उनको एक हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो इनकी वर्तमान राजनीति का पोषण है उसको चलाने के लिए क्या आपको लगता है कि तमाम चीज़ें की जा रही हैं? सबसे पहले हम लोग समझें कि आरएसएस या भाजपा का जो अशोक पर हमला है वो किस चीज़ को लेकर के है, या वो क्या कह रहे हैं। ये जो नाटक है वो क्या कह रहे हैं कि अशोक क्रूर था, तो हर कोई जानता है कलिंग युद्ध में उसने हत्या की, ठीक है। लेकिन यही पार्ट उसका महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। हत्या उसने की, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उन दूसरे कारणों से हो रहे हैं। दूसरा, आरएसएस के थिंकर कहते हैं, इस तरह के लोग कहते हैं कि अशोक की नीतियों की वजह से देश कमज़ोर हुआ। मेरा ये कहना है कि अशोक ही था, मौर्य साम्राज्य था जो इतने बड़े भारत को बांध के रख पाया। वो पहला आदमी वही था जिसने इस भारत की चौहद्दी को एक तरह से निर्धारित किया, अफ़गानिस्तान तक, यहाँ तक कि मध्य एशिया के खोतान तक अशोक के अभिलेख मिले हैं। और आप साउथ में 2-4 राज्यों को छोड़ दीजिए तो कर्नाटक तक उसके अभिलेख मिले हैं। ये पूरा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। और आज जो हम भारत देखते हैं वही देखते हैं, यूनिटी जिसको आप कहते हैं कि विविधता में एकता, तो वही है। और इसलिए वो अशोक की दूरदृष्टि थी कि उस घटना के बाद ही, कलिंग युद्ध के बाद ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह साम्राज्य, इतना बड़ा देश तलवार के बल पे नहीं चल सकता है। लोगों को जीतना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। और जब उसके मन में यह बात आई तो उसने बौद्ध धर्म, जो अहिंसावादी धर्म था, अहिंसा का प्रचारक था, है ना, ब्राह्मण धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। और उस समय समाज में तनाव भी फैल रहे थे। आप उस समय का भारत देखिएगा तो व्यापारी समुदाय आगे बढ़ रहा था। व्यापारी समुदाय वैश्य समुदाय से थे, उसको ब्राह्मण धर्म अपने अंदर जगह नहीं देना चाहता था, अपने एक साथ बैठाना नहीं चाहता था। तो ऐसे लोगों के लिए बौद्ध धर्म एक पावरफुल धर्म बना। और इस कारण चूँकि उसको राजकीय संरक्षण मिला, इसलिए मगध में, और मगध चूँकि केंद्र था, राजधानी थी, इसलिए पूरे भारत में ब्राह्मणिज्म को अपना पैर जमाने में मुश्किल हुआ। ये आरएसएस की दिक्कत का कारण है। ये बहुत बाद में चल करके हुआ। बौद्धों का कत्लेआम करवा करके इन लोगों ने किया। ये जो कहते रहते हैं ना, पुष्यमित्र शुंग ने जो, जी, ब्राह्मणिकल सिस्टम, पुष्यमित्र शुंग ने दूसरे काम भी किए, ऐसा नहीं है, उसका भी जिक्र होना चाहिए। उसने भी जन कल्याण के कार्य किए, लेकिन जन कल्याण का काम, शासन व्यवस्था का काम होना चाहिए। ये हमें अशोक के अभिलेखों से मिलता है, जब वो कुएं खुदवाता है, ये वगैरह वगैरह करता है।